जय हिंद दोस्तों, रणभूमि में आपका स्वागत है। हम लोग लूसेंट बुक पढ़ रहे थे और इस लूसेंट में केमिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री का आज हम लोग को चैप्टर 2 पढ़ना है, जो है कि परमाणु संरचना के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। एटम्स कहता है परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एक मिनट। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होता है? विद्युतता उदासीन होते हैं। अणु होता है या मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? कहता है तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और अणु कहलाता है। क्या कहता है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। एटॉमिक वेट की बात करते हैं। परमाणु भार कहता है किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वां भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। तो कहता है कि परमाणु वह है, अगर परमाणु भार की बात करते हैं तो कहता है किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वां भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के एक 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। तो कह रहा है कि किसी परमाणु के, तो वो कंपेयर कार्बन के साथ किया जाता है और हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया जा रहा है। फिर कहता है मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या था? एटॉमिक वेट था। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? तो रहा है किसी भी परमाणु का अनुभार वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वां भाग से कितना गुना भारी है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। परमाणु सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिकों को बनाए रखने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। तथा परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिकों को बनाए रखने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। फिर कहता मोल कंसेप्ट क्या है? कहता मोल कंसेप्ट किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें एक पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 के आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम के परमाणुओं की संख्या है। कहता है कि कह रहा है कि एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है, पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितने शुद्ध कार्बन 12 के आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम के परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मोल इकाई का मान होता है, मोल का मान 6.022 इंटू 10⁻23 है। कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है। कहता है को अवागाद्रो संख्या भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अवागाद्रो संख्या। तो अवागाद्रो संख्या क्या कितना है? तो कहता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। कहता है मोल संख्या और एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। कहता है मोल जो है संख्या और द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। कहता है कि सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। कब? 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है। क्या है? परमाणु विभाज्य है अतः मुख्यतः 3 मूल कणों के मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहता है प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण क्या है? तो कहता है कि मूल कणों का अभिलक्षण क्या क्या है? तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसको आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कहता है -1 होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? तो 9 × 9.1095 इंटू 10⁻28। ये आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? पता है कि 9.1 या 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। इसका द्रव्यमान ये है। और खोजा किसने है? तो इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने खोजा है। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा है? जे थॉमसन ने खोजा है। और ये अगर इसका बताए तो ये लेप्टॉन परिवार के है। कौन है? लेप्टॉन परिवार का है। लेप्टॉन परिवार का है आपका ये। अगर प्रोटॉन के बारे में कर दें तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ये 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। और ये गोल्डस्टीन ने खोजा है कि प्रोटॉन को किसने खोजा है? तो प्रोटॉन को खोजने वाला कौन है? गोल्डस्टीन है।
और ये कौन फैमिली का है? तो अगर इसकी फैमिली की बात करें तो हेड्रॉन फैमिली है। इसका कौन सी फैमिली है? हेड्रॉन। ये कौन हेड्रॉन फैमिली की है? न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें आवेश जीरो होता है। ये 1.6749 × 10⁻24 ग्राम होता है। और ये न्यूट्रॉन को किसने खोजा है? तो चैडविक ने 1932 में खोजा है। चैडविक ने खोजा। ये भी हेड्रॉन फैमिली का ही है। ये भी किसका है? हेड्रॉन फैमिली का ही है। और कुछ चीज और बताएं कि खोजा तो जे थॉमसन है, लेकिन नोमेनक्लेचर, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात है, इसका नोमेनक्लेचर किसने किया है? नोमेनक्लेचर करने वाले कौन है? तो इसके नोमेनक्लेचर करने के थे लॉरेंज ने। किसने किसने किया? लॉरेंज ने नोमेनक्लेचर किया है। प्रोटॉन के नामकरण किसने किया है? तो प्रोटॉन के नामकरण किसने किया है? रदरफोर्ड ने। किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया है। अगर न्यूट्रॉन की कहते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर किसने किया है, तो चैडविक ने ही किया इसका। इसका कहता है कि ये किसने किया है, तो कहता है चैडविक ने ही। तो ये चीजें याद रखने की चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन ने किया था। तेल बूंद प्रयोग करके, कैसे? तेल बूंद प्रयोग करके ये मिलिकन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की है। हमारा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन का, वो खोज किसने किया? तो डी ब्रोगली ने किया। किसने किया? डी ब्रोगली ने। कहता है पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया है। पॉजिट्रॉन जो है इसकी खोज किसने किया है? एंडरसन ने किया है। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बासु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसॉन का नाम रखा गया है। कहता है कि जो बोसॉन है उसके, कहता है कि ये आपके सत्येंद्र नाथ बासु के नाम पर बोसॉन रखा गया है। ठीक है। कहता है, लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की खोज पॉली ने किया है। कहता है न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया है? पॉली ने किया है। और 1930 में इसके प्रचक्रण कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रचक्रण होता है। न्यूट्रॉनों की बात कर रहा है अगर, न्यूट्रॉनों की बात है तो कहता है फोटोन के बाद दूसरा सबसे अधिक मात्रा में मौजूद कण है। किसके बाद? कहता है कि जो ये न्यूट्रिनो है वो क्या है? फोटोन के बाद दूसरा सबसे अधिक मात्रा में, दूसरा सबसे अधिक मात्रा में कौन है? तो न्यूट्रॉन ही है। और कहता है इसकी गति होती है प्रकाश की गति के बराबर होती है। अगर इसकी गति बता दे तो कहता है प्रकाश की गति के बराबर होती है। किसकी? प्रकाश की गति के बराबर। ठीक है। ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं लेकिन कोई इसका प्रभाव नहीं होता। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है वो अब देखिए। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, इनके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। डॉल्टन के अनुसार क्या है? कहता परमाणु क्या है? अविभाज्य है। कहता भिन्न भिन्न तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। परमाणु अदृश्य कण है। क्या है? परमाणु क्या है? अदृश्य कण है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित न और या नष्ट नहीं किया जा सकता है। कहता है रासायनिक अभिक्रिया में बनाया नहीं जा सकता है परमाणु को, नहीं नष्ट किया जा सकता है। डॉल्टन का सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है। तो डॉल्टन जो परमाणु का सिद्धांत डॉल्टन ने दिया है वो कहता है कि रासायनिक संयोजन पे आधारित है। रासायनिक संयोजन पे कहता है केमिकली कैसे कॉम्बिनेशन बना रहा है उस पे। पदार्थ की प्रकृति पर डॉल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया है। प्रकाश की प्रकृति पे डॉल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया। रदरफोर्ड का नाभिकीय रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, तो ये क्या है? कहता है रदरफोर्ड एवं उसके विद्यार्थियों को हैंस गीगर व अर्नेस्ट मार्सडेन की ने सोने की बहुत ही पतली परत पर कणों की बौछार करके परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। कहता है कि रदरफोर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि रदरफोर्ड एवं उनके विद्यार्थियों ने हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन की बात हो रहा है। रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट थे, कौन कौन? हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर कणों की बौछार करके परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। तो परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया गया किस पे किया गया था? तो सोने की पत्ती पे। सोने की एक पतली सी पत्ती थी उस पे ये किया गया था। और किसने किया था? तो रदरफोर्ड और हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने। इस मॉडल के अनुसार कह रहा है कि परमाणु का घनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र पर केंद्रित है। परमाणु इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। तो जब ये कहता है कि ये क्या है, जैसे कि माने कि सोने की एक पत्ती है और इस पे वो किया गया, बम्बार्डिंग किया गया कण का, तो ये क्या देखा गया कि ये ऐसे भागा, ये ऐसे भागा, ये ऐसे होके भागा, ये ऐसे होके भागा, बीच में कुछ नहीं, किसी से नहीं टकरा पा रहा था। तो इसने क्या बोला कि अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प केंद्र पर स्थित है। तो मतलब ये बोले कि यहाँ पे एक केंद्र पे कुछ तो है जिससे जो ये कण जो बम्बार्डिंग किया जा रहा है वो इसे टकरा के सीधा नहीं पार हो रहा है, ये टेढ़ा होकर पार हो रहा था। कहता है इसी अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। तो इसने बोला कि ये न्यूक्लियस है।
रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना के अत्यंत कम और नगण्य होता है। परमाणु का त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 होता है। पता है कि ये जो है ये बहुत ही छोटा कण है, बहुत बहुत ही छोटा, अत्यंत कम है, बहुत ही कम है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर कक्षा ऑर्बिटल कहा जाता है, जो तेजी से घूमता है। इलेक्ट्रॉन होता है चारों ओर घूमने के लिए। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों का पर बंधे होते हैं। तो कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है, माने यहाँ पे न्यूक्लियस, जिसको एन और पी लिखते हैं अंदर में, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। रदरफोर्ड का मॉडल का दोष क्या है? इसमें अब दिक्कत क्या था? रदरफोर्ड मॉडल किसी भी परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। कहता है यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णित नहीं करता है, अर्थात इसे यह पता नहीं चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इसकी ऊर्जा क्या है। तो ये तो बता दिया कि यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है जी, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है जी, ये घूमता है, इतना बस बता दिए। लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि ये चारों ओर किस प्रकार से घूम रहा है और इसकी ऊर्जा क्या है। परमाणु एटॉमिक नंबर, मतलब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहते हैं। पता है क्या कह रहा है कि ये न्यूक्लियस है, पता है इसमें उपस्थित प्रोटॉन, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें प्रोटॉन होता है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, जैसे यहाँ पे अभी लिखे थे। तो होता है कि जो प्रोटॉन है यही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन ही बराबर क्या है आपका, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन बराबर ही क्या आपका होता है, एटॉमिक नंबर होता है। द्रव्यमान मास नंबर तथा किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो कह रहा है कि जो अंदर में जो ये है, अगर P और N को जोड़ देते हैं, यही आपका क्या होता है, एटॉमिक मास बन जाता है। क्या बन जाता है? यही एटॉमिक मास बनता है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ये कि देखिए यहाँ पे तीन चीजें है। जो प्रोटॉन था वही क्या था, एटॉमिक नंबर था। ये अभी देखे हम लोग यहाँ पे देखें, जो प्रोटॉन था वो एटॉमिक नंबर है, और यही प्रोटॉन बराबर ही क्या था, वो इतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपका ये एक रिलेशन बन जाता है। ठीक है। कक्षा, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ के कक्षा को शेल कहते हैं। कक्षा की संख्या कितनी है? तो कक्षा की संख्या कितनी है? तो 7 है। कक्षा की संख्या कितनी है? 7 है, जिसको के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू आदि अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। नाभिक के सबसे अधिक नजदीक कक्षा क्या है? के होता है। सबसे नजदीक कक्षा क्या है? तो कक्षा की संख्या कितनी होगी आपकी? 7 होगी, और सबसे नजदीक वाला कौन हो गया आपका? के हो गया। कक्षा का ऊर्जा क्रम है, सबसे ज्यादा, सबसे कम किस में ऊर्जा होगा? के में, फिर एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, क्यू में सबसे ज्यादा ऊर्जा होगा। बोरी-बोरी योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है, जहां n कक्षा की संख्या है। तो कहता है, ये किसने बताया? तो ये बोरी-बोरी ने बताया। बोरी-बोरी एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये बताया कि जो आपका जो ये है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसके बारे में बताया गया। तो वो कितना हो सकते हैं? तो वो 2n स्क्वायर के रूप में हो सकते हैं इस शेल में। तो ये जैसे कि मान लिया कि के सेल है, तो के का वैल्यू मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 1 का स्क्वायर, अगर के इज इक्वल टू 1 मान लिए तो बताएगा 2 हो जाएगा। और अब फिर कहता है एल की बात है, एल दूसरे नंबर पे है, तो 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना हो गया? 8 हो गया। फिर के एल एम, एम की बात करते हैं, 2n स्क्वायर में 3 नंबर पे है, तो 3 3 9 दूनी 18, तो क्या आ रहा है? 2 8 18, यहाँ तक आ गया ना। इस तरीके से होता है। यदि इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। पर यदि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो वह ऊर्जा ग्रहण करेगा। ठीक इसके विपरीत, यदि इलेक्ट्रॉन दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली कक्षा यानी केंद्र के नजदीक आना चाहता है तो वो अपनी ऊर्जा का त्याग करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा का त्याग करेगा। तो मतलब यहाँ पे समझिए कि एक ऐसा है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया बीच का, ये ऑर्बिट हो गया पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। कोई एक यहाँ पे, ये एक आपका क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ये क्या चाह रहा है कि हमको यहाँ से इसमें इस सेल में जाना है। अगर यहाँ पे आना चाह रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी, ये जो एनर्जी है वो क्या पड़ेगा? लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लेना पड़ेगा, ऊर्जा ग्रहण करना होगा। अगर कहता है अपनी कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है, यहाँ से दूर जाना चाह रहा है, इतना तो पर ये समझिए कि ऊर्जा का क्रम क्या है, कि नजदीक वाले में कम ऊर्जा है, दूर वाले में ज्यादा ऊर्जा है। तो कम ऊर्जा से ज्यादा जाने के लिए आपको एनर्जी, ऊर्जा लेना पड़ेगा। वही अगर कह रहा है कि अगर कोई इसमें है और इसमें से अगर इधर जाना चाहता है तो इसको एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, ये ऊर्जा का त्याग करना पड़ेगा।
कहता उपकक्षा सब ऑर्बिट और सब सेल, प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं होती है जिसको SPDF कहते हैं। कहता एक कक्षा में यदि अक्षरों को निरूपित करते हैं तो के में क्या हो गया, के में सिर्फ एस होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। एल में क्या होता है, एस और पी होता है जिसमें 8 होते हैं। तो बताते हैं, देखिए 2 8 18 होता है, 2 8 18। तो 2 8 देखिए, 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, फिर 32 होता है। तो इसमें एस में क्या हो जाएगा, 2, और पी में 6 हो जाएंगे। एम की बात कर ले तो SPD होता है, तो 2 6 और 10। फिर 32 में कहता है 2 6 10 और 14। ठीक है। ऑर्बिटल नाभि के चारों ओर कक्षा का वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है कक्षक कहलाती है। प्रत्येक कक्षा एवं उपकक्षा में कक्षकों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक कक्षा या उपकक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन का आधा होता है। ये क्या बोला गया कि प्रत्येक कक्षा या उपकक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन का आधा होता है। जैसे आगे बताएगा। जैसे क्वांटम नंबर क्या है, अभी इसको पढ़िए। कहता है स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति समझाने के लिए तथा इलेक्ट्रॉन को ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने के लिए हम लोग 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जिसमें 4 क्या क्या है वो देखिए। कहता प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर, पहला क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर। कहता है इसको एन से दिखाते हैं। पता है यह एक धनात्मक पूर्ण संख्या होती है। इसका मान 1 2 3 आदि हो सकता है। एन का मान बढ़ाने के अनुमत कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। इसे एन स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। इसे यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। एन के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। तो कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको एन से लिखते हैं। यह पॉजिटिव संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। एन बढ़ेगा तो कक्षक की ऊर्जा भी बढ़ेगी। यह आपका क्वांटम संख्या हो गया। बाकी अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। कहता है एल से इसको डिनोट करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन कक्षक ऑर्बिटल की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करती है। एल का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान n-1 होता है। तो कहता है कि अगर हम अजीमुथल क्वांटम नंबर की बात कर दिए तो इसका न्यूनतम मान कितना होता है, 0 हो जाता है, और अधिकतम मान कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, उसका अधिकतम मान होगा। फिर क्वांटम चुंबकीय क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है उसके बारे में देखते हैं। ये एम से लिखते हैं इसको। यह उप ऊर्जा स्तरों की कक्षा ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है। एम का मान एल के मान पर निर्भर करता है। एम का मान एल पे, ये किसी एल के लिए एम का मान प्लस एल से लेकर माइनस एल तक होते हैं, शून्य सहित। कहता है कि किसी एल के लिए एम का जो मान है, एम का जो मान होगा वो प्लस एल से लेकर माइनस एल, बीच में शून्य सहित सब हो सकता है। चक्रम क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, एमएस। 1925 में जॉर्ज उलेहन बैंक और सैमुअल गाउट स्मिथ ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की, चौथी, जो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहलाई। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। कैसी, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या एम के लिए चक्रण क्वांटम संख्या एस का मान +1/2 और -1/2 होता है। क्या होता है, +1/2 और -1/2 होता है। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंजर द्वारा प्रतिपादित किया गया क्वांटम यांत्रिकी का। इसके लिए 1933 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। पाउली का अपवर्जन अपवर्जन नियम, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 1925। इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन, कहता है एक दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। तो पॉली का जो पॉली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है, इसमें बताया गया कहता है कि एक परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यदि दो इलेक्ट्रॉन एन एल एम के मान एक ही हो तो उस चक्रण विपरीत होगा। तो कहता है दो इलेक्ट्रॉन है, उसका एन एल और एम का जो मान अगर एक हो जाता है तो उनका चक्रण विपरीत होगा। हुन्स का अधिकतम बहुलता का नियम, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक रिक्त कक्षक प्राय अवेलेबल है, अर्थात जब तक संभव है जब इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं। हुन्स नियम में क्या बोला कि कहता है कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे
जब तक कि रिक्त कक्षक प्रायः अवेलेबल है, अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं, मतलब जब तक संभव है ये अलग अलग रह सकते हैं। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनके अनुसार किसी कण की स्थिति, पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ एग्जैक्ट निर्धारण असंभव है। तो कहता हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया कि किसी भी कण का कहता पोजीशन और वेलोसिटी निकालना, एग्जैक्ट निकालना असंभव है। ऑफ वाउ प्रिंसिपल क्या है? यह नियम द्वारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ाने का क्रम इस प्रकार है। कहता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना है हमको किसी भी तत्व का, तो कहता परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ाने का क्रम इस प्रकार है: 1s 2s 2p 3s 3p 4s। क्या लिखते हैं? 1s 2s 2p 1s 2s 2p तथा 3s 3p 4s फिर 3d 4p 5s। ठीक है। अब आइसोटोप्स के बारे में पढ़िए, यही सवाल तो यहीं से आता है आपका हमेशा। कहता है समान आइसोटॉप में बोलता है टॉप वाला डिफरेंस होगा, कोई भी ऐसे ही तो नहीं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे एटॉमिक मास होता है, तो कहता है कि टॉप वाला में टॉप डिफरेंस होता है। समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु द्रव्यमान, आ गया ना, विभिन्न भिन्न परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। क्या होता है? जो समस्थानिक है तो प्रोटॉन की संख्या समान होता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि एटॉमिक नंबर बराबर क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन पढ़े थे। तो जब यहाँ पे एटॉमिक नंबर चेंज ही नहीं हो रहा है, एटॉमिक नंबर लिखना था, मास नहीं, जब एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो प्रोटॉन संख्या समान होगा, किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी, क्योंकि जो एटॉमिक मास जो होता था वो क्या होता था कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता था। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रॉन भिन्न होगा। जैसे 99.985% हाइड्रोजन परमाणुओं में एक प्रोटॉन होता है, जिसे प्रोटियम 1H1 कहते हैं। शेष हाइड्रोजन परमाणु में दो समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम 1H2 और D1D2 इतना, और जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ये क्या बात बोला कि जो हाइड्रोजन का जो एक प्रोटॉन था, कहता है हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है जिसे प्रोटियम कहते हैं, एक प्रोटॉन वाले को प्रोटियम कहते हैं, लेकिन जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है उसको ड्यूटेरियम भी कहा जाता है। ट्राइटेरियम में होता है एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हो जाता है। क्या होता है? ट्राइटेरियम में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। या पृथ्वी में लेस मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में। रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण अलग होते हैं। तो होता है कि जो आइसोटोप जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में एक सा, रासायनिक में एक सा, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ कुछ दिया हुआ है। यूरेनियम 235 है। चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235 का उपयोग होता है। सोडियम है N24, ये रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए होता है इसका उपयोग। सोडियम कोबाल्ट 60, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60 होता है। आर्सेनिक 74 है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल होता है। आयोडीन 131, थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए होता है। फॉस्फोरस फॉस्फोरस 32, ये ल्यूकेमिया के उपचार के लिए होता है। फॉस्फोरस 32 क्या होता है? ल्यूकेमिया के उपचार के लिए होता है। लोहा होता है वो अरक्तता का, लोहा जो होता है 59 होता है वो अरक्तता का रोग का पता लगाने के लिए होता है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है? पोलोनियम है। तो होता है किसका सबसे ज्यादा आइसोटोप होता है? तो कौन है वो? पोलोनियम है। सबसे अधिक किसका है? पोलोनियम का है। आइसोबार में क्या होता है जी? कहता है समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक हो जाता है। तो इसमें कहता है आइसो बार, बार मतलब नीचे, वो होता है जैसे कंप्यूटर तो इसको बार कहते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर में क्या होता है? बार लिखा होता है। तो कहता है कि बार में नीचे, नीचे वाला क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या होता है नीचे वाला में? तो भिन्न परमाणु क्रमांक होता है, तो इसको आइसो बार कहते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये देखिए इसमें क्या है कि आर्सेनियम और के पोटेशियम, इसमें क्या दिख रहा है कि 40-40 है, लेकिन नीचे 18-19 हो गया। कैल्शियम 40 है, नीचे 20 हो गया। फिर सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन कहता है कि जिसमें परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसको सम न्यूट्रॉनिक या आइसो न्यूट्रॉन कहते हैं। जैसे 1H3 और 2H4। तो होता है कि इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? 3 में से 1 घटाइएगा 2, इसमें 4 में से 2 घटाइएगा 2। दोनों परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या क्या? 2-2 है। फिर सम इलेक्ट्रॉनिक्स आइसो न्यूट्रॉनिक्स क्या आता है जी? सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहता है जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। क्या बोल रहा है? जिन आयनों और परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उसे सम इलेक्ट्रॉनिक्स या आइसो न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
कहता है कि सम इलेक्ट्रॉनिक्स परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे Ne, Na+, Mg+, Al++3 ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स है। कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो समान होती है। तीसरा है गैस का आचरण, थर्ड चैप्टर है गैस का आचरण। बायस का नियम कहता है स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो होता है गैस का जो नियत मात्रा का जो आयतन होता है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि जितना आप प्रेशर लगाएंगे उतना आयतन में परिवर्तन होगा। चार्ल्स का नियम क्या होता है, कहता है स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। वॉइस में क्या हुआ है कि वॉइस में बोल रहा है कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट कर दिया गया है, और अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉइस में तो क्या होगा कि दाब, कहता है कि आयतन में क्या होगा कि गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर चार्ल्स के नियम की बात कर लेते हैं तो कह रहा है कि किसी दाब पर, स्थिर दाब पर प्रेशर कांस्टेंट है चार्ल्स में, किसी गैस का जो नियत मात्रा का जो आयतन है उसके परम ताप के सीधा अनुपाती होता है। ठीक है। कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कहता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री को परम शून्य ताप कहते हैं। इस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। तो -273 पे क्या होता है, 273 डिग्री सेल्सियस पे कहता है शून्य हो जाता है। अवागाद्रो का नियम कहता है समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के एक ग्राम अणु का आयतन कहता है कि कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, समान टेम्परेचर और दाब पे कहता है 1 ग्राम अणु का कितना होता है, इतना। वह इस 22.4 लीटर में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करता है। ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, मोल की संख्या पर। अवस्था समीकरण पीवी इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे आर एक मोलर गैस स्थिरांक है। पीवी इक्वल टू आर टी हो जाएगा, एन इक्वल टू 1 गैस के लिए। गैस का विसरण तथा घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों को आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया डिफ्यूजन कहलाती है। ग्राहम का गैसीय विसरण क्या है, कहता नियत ताप और दाब पर गैसों की विसरण की अपेक्षित गतियों एवं उसके घनत्व अथवा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये R1 R2 बराबर बोल रहा है कि D2/D1 होता है इक्वल टू √M1 M2/M1 होता है। ये फॉर्मूला की बात कर दिया है यहाँ पे। हाइड्रोजन गैस का विसरण की गति ऑक्सीजन गैस की विसरण की गति से 4 गुना अधिक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल दिया कि जो हाइड्रोजन गैस का जो विसरण होता है वो ऑक्सीजन गैस से 4 गुना अधिक होता है। ठीक है। तो ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले दिन हम लोग ये चौथा चैप्टर पढ़ लेंगे। धन्यवाद।